नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं नंदिनी यादव। आज जो मैं आपके सामने घटना लेकर आई हूं, ये घटना है 10 जून 2011। जगह है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के कमलेशपुरम कॉलोनी की। और इस घटना के अंदर कुछ ऐसा होता है जिसने पुलिस तक को हैरान करके रख दिया था। यहाँ पर एक जवान लड़की घर से गायब हो जाती है और रात होने तक भी वो घर नहीं पहुँच पाती है। घर वाले उसे ढूंढने की काफ़ी कोशिश करते हैं और जो पुलिस वाले थे वो भी उसे काफ़ी समय से ढूंढ रहे थे। आखिर में पुलिस वालों के सामने उस लड़की की लाश आ जाती है। फिर उस लड़की का अंतिम संस्कार किया जाता है और फिर कुछ ऐसा बाहर निकल कर आता है जिसे सुनने और देखने के बाद हर एक इंसान हैरान रह जाता है, क्योंकि इस घटना में जिसका कत्ल हुआ था वही कातिल निकलता है। आखिर क्या है ये पूरा मामला? जब आप इस पूरी घटना को सुनेंगे तो आपके भी होश उड़ जाएंगे, आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी कि क्या वाकई में दुनिया इतनी ज़्यादा शातिर होती है क्या? क्या लोग ऐसा कुछ भी कर सकते हैं क्या? अगर हम इस कहानी की शुरुआत में जाएं तो इस कहानी की शुरुआत होती है शिखा दुबे नाम की एक लड़की से, जो कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के कमलेशपुरम इलाके में रहा करती थी और वो अपने पूरे परिवार के साथ रहती थी। 2011 में शिखा 23 साल की थी और वो उस समय दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही थी। शिखा देखने में बहुत ही मासूम सी, प्यारी सी लगती थी। उस दिन तारीख थी 10 जून 2011। शिखा को कुछ जरूरी काम था और इसीलिए वो अपने घर के बाहर जाती है। लेकिन वो घर से बाहर तो निकलती है लेकिन वो वापस नहीं लौटती है। शाम हो चुकी थी, अब तो रात भी हो चुकी थी। घर वाले की जो चिंताएं हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी। चारों तरफ अंधेरा छा चुका था, लेकिन उसके जो घर वाले थे बहुत ज़्यादा परेशान थे। उन्होंने दोस्तों से पूछा, रिश्तेदारों से पूछा और फ़ोन करके हर एक जगह पूछने की ट्राई करने की कोशिश की कि शिखा उनके पास है क्या। लेकिन घर वालों को एक ही सूचना दी जाती है कि शिखा हमारे पास नहीं है। अब जो शिखा दुबे के पिता थे राम प्रकाश दुबे, वो गोरखपुर के स्थानीय पुलिस स्टेशन में जाते हैं जहां बेटी के गायब होने की रिपोर्ट दर्ज करवाई जाती है। अब जो पुलिस वाले थे वो उसकी रिपोर्ट को दर्ज करवाते हैं और उससे पूछा जाता है कि क्या तुम्हें किसी व्यक्ति पर शक है? तो उसके पिता कहते हैं कि दीपू यादव नाम का एक लड़का है जो कि मेरी बेटी को काफ़ी ज़्यादा परेशान किया करता था और मुझे उसी पर शक है। दीपू जो है वो हमारे पड़ोस में ही रहता है। अब जो पुलिस वाले थे वो राम प्रकाश दुबे की रिपोर्ट पे जो दीपू यादव था उसके घर जाते हैं। दीपू यादव अक्सर उनकी बेटी शिखा को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था। ये आसपास के लोगों ने भी स्वीकार किया था। कुछ लोगों ने कहा था कि इनके बीच में प्यार का संबंध है, तो कुछ लोगों ने कहा था कि वो सिर्फ उसे परेशान कर रहा था। अब जो पुलिस वाले थे उनके सामने सबसे बड़ा सवाल तो ये था कि पहले दीपू को ढूंढना चाहिए, लेकिन जो दीपू था वो खुद लापता था। पुलिस वाले दीपू को ढूंढने के लिए चारों तरफ ट्राई करते हैं। हर एक जगह दीपू की तलाशी ली जाती है, लेकिन जो दीपू था वो कहीं भी नहीं मिल रहा था। अब जो पुलिस वाले थे खोजबीन के दौरान ही एक सरयू कैनल कॉलोनी पड़ती है, उसी कॉलोनी के पास से गुजर रहे थे जहां पर पुलिस को सूचना दी जाती है कि वहां पर एक लड़की की लाश मिलती है और उस लड़की की जो लाश थी उसका चेहरा पूरी तरह से बिगाड़ दिया गया था, यानी कि उसके चेहरे को पहचानना बिल्कुल भी आसान नहीं था। अब जो पुलिस वाले थे वो उसके पिता राम प्रकाश दुबे को इस बारे में बताते हैं, तो जो उसके पिताजी थे वो भी वहाँ पर आते हैं और जैसे ही वो लाश को देखते हैं वो दहाड़े मार मार कर रोने लग जाते हैं, चीखने लग जाते हैं, चिल्लाने लग जाते हैं और वो स्वीकार करते हैं कि ये तो उन्हीं की बेटी है, क्योंकि उसने जो कपड़े पहन रखे थे वो भी बिल्कुल उनकी बेटी शिखा के जैसे थे। उसकी जो चप्पल थी वो भी शिखा के जैसी थी। शिखा हमेशा अपने गले के अंदर एक काला धागा बांधा करती थी, वो भी उसके गले में मौजूद था। तो जो उसके घर वाले थे उन्होंने अपनी बेटी को पहचान लिया था और उसका जो चेहरा था लेकिन वो पूरी तरह से खराब हो चुका था। अब जो पुलिस वाले थे वो उसका अंतिम संस्कार करवाते हैं और उसकी जो पोस्टमार्टम उसका करवाया जाता है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा होता है कि इसकी गला दबाकर हत्या की गई है और इसके चेहरे को किसी धारदार हथियार से काट दिया गया है और किसी भारी चीज़ से उसके ऊपर हमला किया गया है
और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यौन हैरेसमेंट की भी पुष्टि की जाती है, यानी कि किसी ने तो उसी के साथ दरिंदगी की थी। अब जो पुलिस वाले थे या गांव के आसपास के लोग थे, सभी का गुस्सा फूट जाता है और जल्द से जल्द जो भी गांव के लोग थे, परिवार के लोग थे, वो दीपू को अरेस्ट करने की मांग करने लग जाते हैं, क्योंकि दीपू जो था वो घर से लापता था और इधर उसका मर्डर हो चुका था। अब उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया था और इस केस ने बड़े स्तर पर अखबार की सुर्खियां बटोरी थी। हर एक इंसान इस केस की चर्चा कर रहा था, क्योंकि ये केस बहुत ही ज़्यादा हाईलाइट हुआ था। इधर जो शिखा दुबे के पिता ने दीपू यादव नाम की जो लड़का था जिस पर शक जाहिर किया था, उसी को पुलिस प्राइम सस्पेक्ट मान रही थी और उसे ढूंढने की हर एक कोशिश कर रही थी। दीपू यादव से जुड़े दर्जनों लोगों से पूछताछ की जाती है। अब तो जो रिपोर्ट थी वो सैकड़ों लोगों तक पहुंच चुकी थी। सैकड़ों लोगों से पूछताछ के बावजूद भी जो दीपू था उसका कोई भी अता पता नहीं चल रहा था। पुलिस की जो मेहनत थी वो पूरी तरह से खराब होती नजर आ रही थी। अब जो दीपू यादव था वो अक्सर सोनभद्र जाया करता था और पिछले कुछ दिनों से उसने सोनभद्र का जिक्र भी कई बार किया था। अब गोरखपुर पुलिस सीधे सोनभद्र का रुख करती है और दीपू यादव की तलाश में सोनभद्र शहर का कोना कोना चप्पा चप्पा छान लिया जाता है। तलाश कई घंटों तक चलती है मगर दीपू यादव का कोई पता नहीं चलता। फिर पुलिस वाले हिम्मत नहीं हारते हैं और अपनी जो तलाश थी उसे जारी रखते हैं। इसी तलाश के अंदर पुलिस वाले एक घर के अंदर पहुंचते हैं। काफ़ी समय से जो पुलिस थी उस दरवाजे पर दस्तक देती है, उसकी डोरबेल बजाई जाती है, लेकिन फिर भी कोई भी दरवाज़ा नहीं खोल रहा था। और काफ़ी बार जब डोरबेल बजाई जाती है तो अंदर से एक लड़की निकलकर बाहर आती है और जब पुलिस वाले उस लड़की को देखते हैं तो बुरी तरह से चौंक जाते हैं, क्योंकि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि वो तो शिखा दुबे थी। यानी कि जिस लड़की का मर्डर हुआ था वही लड़की अब पुलिस के सामने खड़ी थी। आखिर ये कैसे हो सकता है? शिखा का तो पुलिस ने खुद के सामने अंतिम संस्कार करवाया था। पुलिस वालों ने शिखा दुबे की कुछ फोटोज देखी थी, इसी के आधार पर उन्होंने शिखा को पहचान लिया था। अब जो पुलिस वाले थे वो शिखा को एक साइड करते हैं और घर के अंदर जाते हैं। जब वो घर के अंदर जाते हैं तो उनकी जो तलाश थी वो अब पूरी हो जाती है, क्योंकि जो दीपू यादव था वो घर के अंदर मौजूद था। पुलिस वाले जब दीपू को देखते हैं तो उसे अरेस्ट करते हैं। साथ ही जो शिखा दुबे थी उसे भी अरेस्ट किया जाता है। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल तो ये हो रहा था कि अगर शिखा दुबे जिंदा है तो फिर कत्ल किसका हुआ था? उसे शिखा दुबे बताकर उसका कत्ल क्यों किया गया था? अभी भी पुलिस वालों के सामने ये जो सवाल है वो बहुत बड़ा सवाल था। अब पुलिस वाले उन दोनों को अरेस्ट करते हैं और जब उनसे पूछा जाता है कि अब ये भी बता दो कि जिस लड़की को तुमने मारा था वो लड़की कौन थी और ये क्या पूरा मामला था, तो जो दीपू यादव था वो कहता है कि मैं और शिखा कॉलेज में एक साथ में ही पढ़ाई किया करते थे। उनके घर भी आसपास में ही थे। कॉलेज के दिनों से ही उनकी मुलाकात होती थी। दोनों में काफ़ी अच्छी दोस्ती भी थी और वो दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे। एक दूसरे को बहुत ज़्यादा पसंद किया करते थे। दोनों ने एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में तक खा ली थी। दुनिया की नज़रों से बचकर दोनों ने एक दूसरे से चुपके से शादी तक कर ली थी और अब उन्होंने सोचा था कि कैसे ना कैसे करके वो अपने घर वालों को मना लेंगे, लेकिन उन्हें घर वालों का मानना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल लग रहा था और उन्होंने 18 अप्रैल 2011 को शादी कर चुकी थी। अब उन दोनों को यही लग रहा था कि अब कैसे करके इस प्लान को पूरी तरह से सक्सेस किया जाए, कैसे करके घर वालों को मनाया जाए। तभी जो दीपू था वो अपने एक दोस्त सुग्रीव से कहता है, जिसका कि ट्रांसपोर्ट का बिजनेस था और वो ट्रक भी चलाया करता था। दीपू यादव उससे कहता है कि हम दोनों शादी कर चुके हैं, एक दूसरे के साथ में रहना चाहते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए। तो उसका जो दोस्त सुग्रीव था वो कहता है कि मैं एक ऐसी लड़की को जानता हूँ जो कि दिखने में बिल्कुल शिखा के जैसी है, ऐसी ही लंबाई है, ऐसी ही उसकी मोटाई है, ऐसी ही वो दिखने में लगती है। तो अगर हम उसको मार देते हैं और उसी के जो शिखा है उसके कपड़े अगर हम उसको पहना देते हैं और फिर हम उसका चेहरा बिगाड़ सकते हैं, तो लोग सोचेंगे कि शिखा मर चुकी है और तुम दोनों किसी नए शहर में जाकर वहाँ पर अपनी नई दुनिया शुरू करना। ये जो बात थी वो दीपू को बहुत अच्छी लगती है और उन्होंने कहा कि आइडिया तो बहुत बढ़िया है। अब जो उसका दोस्त सुग्रीव था वो उस लड़की को नौकरी के झांसे में वहाँ पर बुलाता है जिसका नाम पूजा था।
अब जो पूजा थी उसे एक जंगल में बुलाया जाता है और कहा जाता है कि तुम्हें नौकरी की ज़रूरत है, तुम्हें नौकरी दी जाएगी। जिसके पास तुम्हें नौकरी करनी है मैं तुम्हें उसके पास में लेकर चलता हूँ। लेकिन रास्ते में एक जंगल में गाड़ी रोक दी जाती है और जो सुग्रीव और दीपू था वो पूजा का गला दबाकर उसकी हत्या कर देते हैं। ये जो पूजा थी इसकी 3 साल की एक बेटी भी थी, लेकिन फिर भी इन्हें उस बेचारी पर बिल्कुल भी दया नहीं आती है और वो उसे मारते हैं। पहले से ही जो ये शिखा थी वो नए कपड़े लेकर आई थी, उन नए कपड़ों को शिखा पहनती है और शिखा के जो कपड़े थे उसे उस लड़की को पहना दिया जाता है और साथ ही जो उसने गले में काला धागा पहन रखा था वो भी उसी लड़की को पहना दिया जाता है। और अब उनका सारा जो काम था वो पूरी प्लानिंग से हो रहा था। 10 जून को प्लानिंग की जो हकीकत थी उसे पूरी तरह से हकीकत में बदल दिया गया था और अब जो सुग्रीव था वो अपना ट्रक लेकर सोनभद्र से गोरखपुर निकल जाता है और सोनभद्र में ही उन्होंने उन दोनों को एक जगह पर छोड़ दिया था। यानी कि दोस्त ने अपनी पूरी तरह से दोस्ती की भूमिका निभा दी थी, लेकिन वो नहीं जानता था कि पुलिस चाहे तो कातिल को कहीं से भी पकड़ सकती है। अब जो पुलिस थी जब वहाँ पर पहुँचती है तो उन दोनों को अरेस्ट कर लिया जाता है और जो शिखा थी अब उसके घर वालों को भी थाने में बुलाया जाता है और कहा जाता है कि आपकी बेटी जिंदा है, जिसके लिए आप इतना ज़्यादा रो रहे थे, चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे। लेकिन जो शिखा के पिताजी थे उन्होंने कहा था कि मेरी तरफ से तो जो मेरी बेटी है वो मर चुकी है, अब मुझे इससे कोई भी मतलब नहीं है। अब जो शिखा है और जो दीपू है, सुग्रीव है, तीनों को पुलिस ने अरेस्ट किया और अरेस्ट करने के बाद में जब उनका कोर्ट में केस पेश किया गया था तो अब जो कोर्ट है इन लोगों को क्या सजा सुनाता है ये तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा। आज की कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा।